गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की पुरातात्विक संस्कृतियों के अंतर्गत हम मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल के बारे में हम चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के अंतर्गत हम प्रारंभिक पाषाण काल के बारे में हमने चर्चा की थी, उस समय के मानव के बारे में और उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हथियारों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी और प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को भी हमने समझा था। आज के वीडियो में हम मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मध्य पाषाण काल और या जिसको हम मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं, तो इसका जो कालक्रम है राजस्थान में वो है लगभग 5000 वर्ष पूर्व माना जाता है ये मध्य पाषाण काल राजस्थान में। और यह संस्कृति प्रारंभिक पाषाण काल की संस्कृति से थोड़ा अधिक विकसित थी, क्योंकि इस समय मानव को न तो पशुपालन का ज्ञान था और न ही खेती बाड़ी का ज्ञान था। यानी कि इस समय के जो प्रारंभिक के जो पाषाण काल है उससे थोड़ी विकसित सभ्यता हो गई थी। यानी कि मानव ने इस काल में आते आते अपना थोड़ा विकास कर लिया था और थोड़ा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था। किंतु इस काल में भी मानव को न तो किसी तरह के पशुपालन का ज्ञान था और नहीं खेती का। यानी कि ये जो पशुपालन और खेती है ये सब नवपाषाण काल के प्रमुख आविष्कार थे। तो यह संस्कृति अभी एक सामूहिक जीवन या जिसको हम कहें कि सामाजिक जीवन से भी अभी दूर थी। किसी तरह की समूह की भावना भी मानव में अभी विकसित नहीं हुई थी। इस काल में की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो या ये जो काल है वो अपने आप को प्रारंभिक पाषाण काल से अलग करने का कारण है इस काल में प्राप्त जो पाषाण उपकरण, या यह कहें कि इस काल में हमें जो पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं वो आकार में छोटे होते हैं, हल्के होते हैं और उनको कुशलतापूर्वक बनाया गया है। जबकि जो प्रारंभिक पाषाण काल था उस काल में हमें जो औजार प्राप्त हुए हैं वो आकार में बड़े होते थे और भारी होते थे और बेढंग होते थे। यानी किसी तरह की कोई उनकी एक आकृति नहीं थी। ऐसे ही मानव रास्ते चलते हुए पत्थर उठा के और ऐसे ही उनको हथियार के रूप में यूज करता था। लेकिन इस काल तक आते आते मानव ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें कि कैसे इस काल में आते हुए हथियार जो थे वो आकार में छोटे हो गए। मान लीजिए मानव कहीं गुफा के पास बैठा है या किसी पेड़ पे बैठा है, वहाँ बैठे बैठे अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा है, या कहीं छिपके गुफा किसी शिला पे छिपके मान लीजिए वो अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा है या अपने ये जो खाली समय है उसको पास कर रहा है। जैसा कि आज भी हम देखते हैं कि जब कभी आप स्कूल में भी देखते हो बच्चे जब प्रेयर में बैठे रहते हैं और किसी तरह का कोई लेक्चर चलता है तो वहाँ बच्चे फर्श पे अंगुलियां करने लग जाते हैं, मिट्टी में कुछ ना कुछ आकृति बनाने लग जाते हैं। तो ये मानव के अंतर्गत एक कला छुपी हुई है जो आज भी है, जो पहले भी थी, उस वक्त भी मानव के पास थी। तो मानव अपने खाली समय का कैसे यूज करता था, तो वो जब वो उसके पास पत्थर थे तो उस पत्थरों को वो आपस में एक दूसरे से टकराता था, एक दूसरे के ऊपर मारता था, जिससे कि पत्थर के टुकड़े हो गए। तो उसको लगा कि इस पत्थर के इस वस्तु के तो टुकड़े भी हो सकते हैं। तो जैसे वो टुकड़ा हुआ तो उसको उठाने में मान लीजिए किसी पत्थर का कोई किनारा अलग हो गया है, वो पत्थर पहले से अधिक नुकीला हो गया है, वजन में भी वो हल्का हो गया है और उसको उस पत्थर का अब शिकार में यूज करना अधिक ज़्यादा उपयोगी उसको लगा। तो उसको लगा कि मैं इन पत्थरों को और अधिक अच्छे आकार दे सकता हूँ ताकि इनको मैं कैरी भी कर सकूँ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैं आसानी से उठा के लेके जा सकता हूँ और फेंक के मैं आसानी से इसका यूज कर सकता हूँ, कई तरीके से अपने औजार बना सकता हूँ। तो शायद इसी कला की वजह से उसने यहाँ मध्य पाषाण काल में आके हथियारों को आकार देना स्टार्ट कर दिया था। और इस काल में इसी कारण इस काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल जिसको माइक्रोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। इस सब को ध्यान रखिए कि माइक्रोलिथिक एज से आशय क्या है, तो इससे आशय ये है कि इस काल में जो हमें औजार प्राप्त होते हैं, जो पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं, वो पाषाण उपकरण आकार में छोटे होने की वजह से, हल्के होने की वजह से इस काल को माइक्रोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। तो इस काल में जो हमें औजार प्राप्त हुए हैं उन औजारों में हमें स्क्रैपर और पॉइंट विशेषता हमें प्राप्त हुआ है। ये जो स्क्रैपर पॉइंट थे
वो उन नुकीले होते थे भाले, या जिसको हम तीर और भाले की नोक की तरह ये काम में यूज़ होते थे। तो हम यहाँ पर स्क्रैपर के बारे में जानकारी करें तो यह एक 3 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर लंबा एक आयताकार और गोल औजार होता था। इसके दोनों जो किनारों पर धार होती थी और एक किनारा पकड़ने के काम में आता था। तो हम बात करें कि ये जो स्क्रैपर और पॉइंट थे वो तीर या भाले की तरह ही काम में लिए जाते थे, ताकि फेंककर वो आदि मानव अपना शिकार कर सके। जहाँ पॉइंट की बात करें तो ये त्रिभुजाकार स्क्रैपर के बराबर लंबा और चौड़ा उपकरण था, जिसमें नोक या जो आगे का जो मुंह था इसको नोक या अस्त्राग्र के नाम से भी हम जान सकते हैं। ये उपकरण चित्तौड़ की बेड़च नदी की घाटियों में, लूनी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में और विराटनगर से भी प्राप्त हैं। तो मध्य पाषाण काल की महत्वपूर्ण विशेषता है इस काल से प्राप्त छोटे पाषाण उपकरण, और छोटे पाषाण उपकरण प्राप्त होने की वजह से इस काल को माइक्रोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। और इस काल में प्राप्त प्रमुख औजारों में स्क्रैपर और पॉइंट है। ये बातें ध्यान देने योग्य हैं। इसके बाद हम बात करें तो उत्तर पाषाण काल के बारे में। तो उत्तर पाषाण काल, या जिसको पेलियोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है, और राजस्थान में इस काल का सूत्रपात आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व में माना जाता है। इस युग में जो उपकरणों का आकार था वो मध्य पाषाण काल के उपकरणों से भी और अधिक छोटा और अधिक उसको आकार दिया जाने लग गया और पॉलिश भी की जाने लग गई थी। इस काल के उपकरणों में लकड़ी, पत्थर के साथ साथ लकड़ी और हड्डी की लंबी नलियों में गोंद से चिपकाकर प्रयोग किया जाना भी आरंभ कर दिया गया। यानी कि अब जो पाषाण उपकरण थे उन उपकरणों को अब उनमें को के अंतर्गत हत्थे का भी प्रयोग किया जाने लगा, और हत्थे के लिए लकड़ी और हड्डियों का प्रयोग किया जाने लग गया था। इस काल के उपकरण उदयपुर के बागोर, राजस्थान के तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। उत्तर पाषाण काल के उपकरणों और अन्य जानकारी की दृष्टि से राजस्थान का जो स्थान है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के अन्य क्षेत्रों में इतनी अधिक मात्रा में हमें उत्तर पाषाण कालीन उत्खनन नहीं हुआ जितना राजस्थान में। इस प्रकार राजस्थान इतिहास के प्रत्येक काल की दृष्टि से संपन्न है। आगे हम बात करें कि सिंधु सभ्यता के अवसान के बारे में। तो सिंधु सभ्यता के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तब इसके अवसान के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ हम बात करते हैं कि राजस्थान में जो हमें प्राचीन सभ्यताएं प्राप्त हुई हैं उन सभ्यताएं हमें कहाँ कहाँ पर प्राप्त हुई हैं। तो सबसे पहले जो प्राचीन या पाषाण जो स्थल हमें राजस्थान में प्राप्त हुए हैं स्टोन एज, वो है बागोर भीलवाड़ा, जहाँ मध्य पाषाण कालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। बिलाड़ा जोधपुर में, दर भरतपुर, जायल नामक स्थान जो है नागौर में है, डीडवाना नागौर में है। ये प्रमुख है ताम्रपाषाण कालीन, ये प्रमुख पाषाण कालीन स्थान है जो राजस्थान में हमें प्राप्त हुआ है। गरदड़ा, बूंदी, ढाढा, थोरा, बीकानेर, तिलवाड़ा, बाड़मेर, ये प्रमुख पाषाण स्थल हैं या पाषाण कालीन सभ्यताएं हैं जो हमें राजस्थान में प्राप्त हुई है। इसके अलावा ताम्रपाषाण काल अहाड़ प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। बालाथाल, उदयपुर, गणेश्वर, ये भी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की जननी है। पुंगल, बीकानेर, कुराड़ा, नागौर, गिल्लून, उदयपुर, मल्लाह, भरतपुर, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, एलाना, जालोर, ये प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन सभ्यताएं हैं राजस्थान में। जहाँ लोहे युगीन जो सभ्यता के प्रमुख स्थल है वो रैनटोक में, विराटनगर, जयपुर, और ईसवाल, उदयपुर, चक, चौरासी, श्रीगंगानगर और नगर टोंक, तो ये प्रमुख राजस्थान में पाषाण कालीन, ताम्रपाषाण कालीन और लोहे युगीन प्रमुख स्थल हमें यहाँ राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में हम राजस्थान में जो प्रमुख सभ्यताएं हमें प्राप्त हुई हैं जैसे कालीबंगा की सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बागोर की सभ्यता और बैराट की सभ्यता, इन सभ्यताओं के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।